नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव हो रहे हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों के और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस के बागी भाजपा में चले जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन भाजपा के 2 बागी नेता होते हैं। बड़ा नाम है डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, पूर्व मंत्री रहे हैं 2 बार, भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो आज निर्दलीय उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे राकेश चौधरी जो पिछली बार धर्मशाला से भाजपा के प्रत्याशी थे और मात्र 3285 मतों से हारे हैं, बहुत क्लोज़ फाइट रही है। उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया है बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के। अब इन दोनों के चुनाव में उतरने से मुकाबला ज़ाहिर है तिकोना होगा और उसका लाभ किसको मिलता है? क्या ये खुद जीतेंगे या किसी की भाजपा, कांग्रेस दोनों में से किसी एक प्रत्याशी की हार का कारण बनेंगे? क्योंकि डॉक्टर रामलाल मार्कंडे की सल्तनत सियासी पिच जो है वो है 1998 से लगातार जारी है उनकी और उनको उस पे भरोसा है क्योंकि उन्होंने कुल 6 चुनाव जीत लड़े हैं। 4 चुनाव उन्होंने 2 चुनाव उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं, 1 जीता था, 1 हारा था। उसके बाद उन्होंने 4 चुनाव भाजपा के टिकट पे लड़े और उसमें से 2 जीते, 2 हारे। वहीं पे राकेश चौधरी को पूरा भरोसा अपने समुदाय पे है, ओबीसी समुदाय पे है क्योंकि धर्मशाला में एक बड़ा वोट बैंक उस हलके में है ओबीसी समुदाय का और केश चौधरी की जो चुनावी एंट्री थी, वो उपचुनाव जो 2019 में हुआ था, किशन कपूर जी जब लोकसभा में चले गए थे, उसके बाद हुआ था। तो वो भी उस समय भी वो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। सुधीर शर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो उस समय वो निर्दलीय उतरे और निर्दलीय के तौर पे भी उन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए कहीं न कहीं और 16,740 वोट लिए और उसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पे लड़ा और उनको अपनी बिरादरी का भरोसा है, लेकिन वहीं गद्दी समुदाय अभी तक खामोश है। उनके किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक पर्चा दाखिल नहीं किया है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि ये दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से तिकोना मुकाबला होगा, इसका लाभ किसको मिलेगा और हानि किसको होगी? तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता वो अमित पठानिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव, उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आज मैं उदयवीर जी से ये जानना चाहूँगा, उदयवीर जी धर्मशाला की पॉलिटिक्स को तो आप बहुत नज़दीक से देखते हैं क्योंकि आप वहीं पे आपका कार्यक्षेत्र है। और लाहौल-स्पीति की पॉलिटिक्स में भी एक बदलाव आया क्योंकि ये दोनों टिकटार्थी जब भाजपा से ठुकराए गए, उस भाजपा ने दरवाजे बंद कर लिए। इन्होंने उसी समय बागियों की जो एंट्री हुई थी, पार्टियों से अपने त्याग पत्र दे दिए थे। ज़ाहिर है भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए, कांग्रेस की तरफ ये देख रहे थे, कांग्रेस से चूक गए। आप ये बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये क्या किसको डेंट डालेंगे ये लोग? जी। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले धर्मशाला से शुरू करता हूँ। जी, यहाँ पर अभी सीधी-सी एक बात आ गई कि जो पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, राकेश चौधरी, वो अब मैदान में उतर चुके हैं और उसकी एक खास रणनीति जो बीजेपी की थी, वो यहाँ पर आकर फेल हुई। क्योंकि बड़ी पहले जब ये बागियों वाला प्रकरण हुआ था और उनको टिकट्स देने का फैसला हुआ था, तो धर्मशाला में सुधीर शर्मा के कद को देखते हुए या फिर ये कह लें कि उनकी जो सियासी हरकतें हैं, उनकी बरकत जी, बची रहे उसके लिए जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश स्तर पर था, उसने एक बात बड़ी क्लियर कर दी थी कि अगर जो ये तय रहेगा कि जो भाजपा का कोई भी जो बागी है वो मैदान में नहीं उतरेगा और ये बात साबित भी हो गई। क्योंकि भाजपा की तरफ से राकेश चौधरी उतरे लेकिन वो मूल भाजपाई नहीं थे, वो एक तरह से कलमी भाजपाई जिस तरह से कहा जा सकता था, तो वो उस तरह जी, के थे। तो वहाँ पर अगर धर्मशाला में देखूँ तो टक्कर तो उन्होंने बना दी है और इस बार उनका जब चाहे प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लीजिए पॉलिटिकल या कुछ है, ओबीसी समुदाय वाली बात तो आपकी सही है कि वो कितना सा डेंट डाल सकते हैं बीइंग ए ओबीसी लीडर। लेकिन राकेश ने इस बार सबसे बड़ी बात ये करी हुई है कि वो तमाम समुदायों को बराबर की अहमियत देते हुए चल रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में उनसे एक जगह गलती हो गई थी। उनका एक बयान जो था वो वायरल हो गया था
कि जी, पहली बार धर्मशाला में ओबीसी समुदाय को टिकट मिली है और हमने अब इसके ऊपर खेल खेलना है और पूरे समुदाय को साथ देना होगा। उसका भी नुकसान राकेश को हो गया था। लेकिन इस बार राकेश बड़ा सँभल कर चल रहे हैं। तो अगर बीजेपी की तरफ से सुधीर की बात करूँ, तो ये भी सच है कि हाल-फिलहाल तक तो सुधीर के साथ बीजेपी चल रही है, लेकिन वो डंडे की तरह हाँकी जा रही है, कोई कहे दिल से, तो वो यहाँ पर जो भाजपा का कैडर है, वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, तो वहाँ पर भी जो जग्गी की एंट्री हुई, काफ़ी देर के बाद हुई। तो जग्गी जी, के लेट होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा जो पिछड़ापन है सियासी तौर पर, वो कांग्रेस को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करूँ, तो डॉक्टर मार्कंडेय, उनका आपने इतिहास बता दिए कि कैसा रहा है और किस तरह से 2 बार जीते, 2 बार हारे। ये तमाम चीज़ें जो थी वो इनके साथ चलती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ गई कि अ, कांग्रेस ने उनको टाँग के रखा कि हमने अभी आपको टिकट दे रहे हैं, आप दिल्ली आइए, आप ये करिए, आप वो करिए। कांग्रेस ने एक तय रणनीति के तहत डॉक्टर मार्कंडेय को साइडलाइन तो कर दिया, वहाँ पर एक मजबूरी भी थी। लाहौल और स्पीति 2 खंड हैं वहाँ पे। तो जी, डॉक्टर साहब एक जगह पे थोड़े से कमज़ोर भी हैं, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी हकीकत है डॉक्टर साहब कि अगर वहाँ पर जो कैंडिडेट 7,000 के करीब वोट ले जाएगा ट्रायंगुलर में, वो निकल जाएगा। अब ये बिल्कुल। देखने वाली बात होती रहेगी वहाँ पे कि 7-8 हज़ार का जो वोट बैंक है, वो किसके पास फिक्स चलता है। अगर रवि ठाकुर की बात करूँ, तो उन्होंने भी उनके भी पुराने तेवर बागियों वाले रहे हैं, बगावत की है उन्होंने भी। अब आ गई अनुराधा। अनुराधा एक नया चेहरा है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो पुराने दौर में रवि ठाकुर के साथ काम करती रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके उनके पास भी कुछ न कुछ लूप होल्स ऐसे होंगे जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरह से धर्मशाला और कांगड़ा लाहौल स्पीति की बात करें, तो ये तमाम जो तराजू हैं, इनकी तकड़ी के ऊपर जो मुट्ठी आती है, वो इन बागियों की ही रहेगी। अब इसके बीच में अगर धर्मशाला की बात करूँ, तो भाजपा कितना-सा साथ जो है वो दिल से सुधीर का देती है, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस कितना सा गेन कर पाती है क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस मुकाबले में है। हाल-फिलहाल कांग्रेस मुकाबले में नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो कांग्रेस हाईकमान की जो पिछली गलतियाँ हैं या जो कुछ पिछले इतिहास रहे हैं, चाहे वो मौजूदा कैंडिडेट हों या कुछ और रहे हों, तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर एक नया चेहरा, फ्रेश चेहरा अनुराधा की तरह दिया गया है। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क तो जी, रहेगा, डॉक्टर साहब। जी, लेकिन उदय जी किशन कपूर एक लंबे समय से राजनीति की है उन्होंने। वो लंबे समय तक घर में रहे, अब जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन मंच पे लाया गया उनको। बड़ी जी, मशक्कत के बाद भाजपा लाई है जी, और गद्दी समुदाय के वो बड़े नेता रहे हैं, ठीक है? अब उनको एकदम से काल-कोठरी में डाल दिया गया है। लेकिन आपको लगता है कि इस चुनाव में कहीं न कहीं क्योंकि ओबीसी के बाद गद्दी समुदाय भी एक बड़ा है धर्मशाला में। जी, क्योंकि पिछली बार सुधीर शर्मा की जो जीत हुई है, क्योंकि जी, ओबीसी के तौर पे रखे भाजपा के चेहरा थे और भाजपा का और ओबीसी का चेहरा संयुक्त चेहरा था। जी, और विपिन नैरिया के खड़े होने से 7416 वोट लिए थे उन्होंने और कहीं बिल्कुल, न कहीं सुधीर शर्मा उसमें से निकल गए तिकोने मुकाबले में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब कैसा रोल रहेगा किशन कपूर जी का और गद्दी समुदाय का? अब वही बात आ गई कि जो बीजेपी की तरफ से इस बार विपिन नहरिया नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने मना किया है इस बात से कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूँगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब विपिन नहरिया जिनकी आपने 7 साढ़े 7 हज़ार के करीब वोट बैंक की बात करी, तो सहेज कर तो उनको भी रखना है चुनाव लड़ें या ना लड़ें। और बात फिर वही आ गई कि बागी जो जिनको ये टिकट्स दी गई हैं, अब वो वोट बैंक किस तरफ को जाता है? किशन कपूर की बात करें, तो किशन कपूर के नाम पर यही भाजपा थी जो पीठ थपथपाती थी और खुद किशन कपूर भी कहते थे कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर मत प्रतिशत के लिहाज से नंबर 1 पे रहा हूँ। और रही जी, बात गद्दियों की, गद्दी समुदाय की, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक बराबर सियासी जो दगा कह लीजिए, धोखा कह लीजिए या दरकिनार करना कह लीजिए, गद्दी समुदाय को इन लोगों ने किया है। और पहली बार हो रहा है कि कोई ओबीसी और गद्दी जो है, वो कांग्रेस के की बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नहीं है। तो कायदे से देखा जाए, तो 2027 के लिए
इन लोगों को अपना जो एक वोट बैंक है, वो भी बचा के रखना है, लड़ाई भी करनी है। तो ऐसे में बहुत एक टफ सी पोजीशन बन जा रही है कि क्या ये लोग इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ से निपट पाएँगे? क्योंकि निपटारा तो फिर कैंडिडेट का होना है, ये भी तय है। ये भी सच है कि सुधीर ने जिस तरह से एक फ्रंट फुट पे आगे आके लीड बनाई हुई है लोगों के बीच में जाने की, लगातार मैं देख रहा था कल भी कि वो जो पूर्व सैनिक लीग है, वहाँ पे भी घुसपैठ है, बाकी समुदायों में भी घुसपैठ है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस नहीं है सुधीर के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस में फँस रहे हैं तो देवेंद्र जग्गी और दूसरी तरफ राकेश चौधरी के लिए भी आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस नहीं है। जग्गी पर ये आरोप लगता है कि वो शहरी होकर रह गए हैं, उनका जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ तक उनकी जो रीच है, वो उस तरह की नहीं जिस तरह की चाहिए होगी। तो ऐसे में नहीं, जी। लेकिन देवेंद्र जग्गी ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही राजनीति में प्रवेश किया। वो प्रधान जी, भी रहे, जिला परिषद मेंबर भी रहे लंबे टाइम जी, तक, फिर मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे। उनका बिल्कुल। मतलब सियासी पृष्ठभूमि चाहे स्थानीय निकायों की है तो लंबी, तो इतना है लंबी, आइडेंटिफिकेशन है क्राइसिस क्यों रहेगा? तो मुझे आइडेंटिफिकेशन लगता है कि क्राइसिस उदय जी, उनको देरी जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान ने टिकट देने में की है, उससे पिछड़ रही है बिल्कुल, कांग्रेस अभी तक। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, जो टिकट देने में पिछड़ापन साबित हुआ कांग्रेस का और जब ये तय था कि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उम्मीदवार हैं, फिर सवाल यहाँ पे उठता है कि इतनी लेट जो टिकट डिक्लेयर हुई, उसके उनके रास्ते में उस वक़्त कौन-सी ऐसी रुकावटें थीं? ज़ाहिर-सी बात है रुकावटें थी तभी जग्गी की टिकट लेट हुई और जिन लोगों ने ये टिकट लेट करवाई, क्या अब वैलेंटाइन जो पॉलिटिकल ट्रेन जो है, जो यहाँ से शिमला के लिए चलनी है, क्या वो उसके लिए जग्गी को खुला हाथ देंगे? ये भी सबसे बड़ी बात है, वो नहीं देंगे क्योंकि जब टिकट जी, वितरण में इतनी देरी हो सकती है, तो ये भी तय मानिए कि हिसाब बराबर करने वाले जो लोग हैं, वो भी कांग्रेस में कम नहीं है। अगर जी, बीजेपी ने बागी को टिकट दिया है, तो जो धर्मशाला की कांग्रेस है, वहाँ पर भी कई ऐसे सशक्त चेहरे थे, जो इतना दम रखते थे कि वो अबव द पार्टी लाइन वो जी। हर सेक्टर में जाके आगे निकल सकते थे। लेकिन बात वही आ गई कि खतरा दोनों तरफ बराबर बना हुआ है, ना बीजेपी सुख की साँस ले सकती है, ना कांग्रेस सुख की साँस ले सकती है और बिल्कुल, राकेश वजहें चौधरी खतरा बन चुके हैं इस समय सबके लिए। बिल्कुल, ये अपने लिए खतरा हो, ना हो, पर ये दोनों पार्टियों का जो अस्तित्व है, उसके लिए खतरा है क्योंकि धर्मशाला एक इतनी हॉट सीट रही है बिकॉज़ ऑफ सेकंड कैपिटल हालाँकि उसकी नोटिफ़िकेशन कभी थम जाती है, कभी चल जाती है, वो अलग-अलग जी, जी। इश्यूज़ हैं। जी, जी। लेकिन इतने हल्के में नहीं है, यहाँ पर हुँ, जो मुकाबला है वो एक तरह से फिर आपकी बात सही साबित हो रही है कि वो राकेश चौधरी के आस-पास घूमता है। और राकेश जी, चौधरी किस तरह से अगर उन्होंने एक बेल्ट बाँध दी, जिसमें जी, तमाम वर्ग विशेष भी आ जाते हैं, तो जी, जी। खुश तो देखिए जो सियासी चरित्र है उससे ना तो बीजेपी के लोग खुश हैं, ना बीजेपी का कैडर खुश है। यही हालात कमोबेश कांग्रेस में भी है क्योंकि अगर कांग्रेस में सब सही होता तो सही वक़्त पर जो टिकट है उसका आवंटन हो गया होता और यहाँ से इससे बड़ी लापरवाही और इससे बड़ी जग्गी के लिए टक्कर क्या होगी कि सबसे जी, लास्ट में उन्हें टिकट अनाउंस होती है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन सुधीर शर्मा को सरगना कहकर जिन सुधीर शर्मा के सियासी कपड़े तो छोड़िए, सियासी चमड़ी उधेड़ने तक उतारू थे, वहाँ पर इस तरह की देरी हुई है, तो खतरा तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा है। जी, चमड़ी तो जी, उधेड़नी है, चाहे किसी बीजेपी की उतरे या जी, कांग्रेस की। जी, मैं उमेश जी के पास जाऊँगा। उमेश जी, राकेश चौधरी पिछली बार आपके पास भाजपा में थे, उससे पहले निर्दलीय थे, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में भी गए और एक ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। अब उनके खड़ा होने से कहीं न कहीं खतरा ज़्यादा क्या भाजपा को होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी को होगा? कांग्रेस प्रत्याशी की सिर्फ़ एक बड़ी वो है कि वो देरी से टिकट देने के कारण वो कहीं न कहीं हर घर में 2-2 बार नहीं पहुँच पाता। तो आपकी पार्टी को राकेश चौधरी से कितना खतरा हो सकता है? क्योंकि कुछ भाजपाई ज़ाहिर है उनके साथ भी चलेंगे। पिछली बार वो आपके प्रत्याशी थे। जी, उमेश जी। देखिए जितना कर धर्मशाला को मैं समझता हूँ और वर्षों से धर्मशाला से जुड़े होने के कारण मैं ये मानता हूँ कि राकेश चौधरी हालाँकि अभी तक तो नॉमिनेशन का कल लास्ट दिन है और नॉमिनेशन वापस लेने तक
का भी इंतजार जो है वो करना राजनीति में पड़ता है। और मुझे लगता है कि संभावनाओं का खेल राजनीति है। तो मुझे लगता है कि ये एक विषय मैं शुरू में ही बोलना चाह रहा था कि आखिर समय तक संभावनाएं राजनीति में बदलती रहती हैं। लेकिन धर्मशाला के बारे में मेरी जितनी समझ है उसमें अगर आप 2019 का बाई इलेक्शन देखें, उपचुनाव देखें, तो राकेश चौधरी जो धर्मशाला से दूसरे नंबर पे रहे और भारतीय जनता पार्टी के विशाल नहरिया चुनाव जीते और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो अपनी जमानत गवा बैठे, केवल 7,200 वोट ही कांग्रेस को पड़े। तो इसका मतलब है कि राकेश चौधरी के खड़े होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो 2019 के चुनाव में हुआ। 2024 का जो चुनाव अब ये बाई इलेक्शन आया है, इसमें एक कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण, कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पोजीशन पर रहे हुए व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज पर विश्वास जताकर वो भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरा, वो एक चर्चित चेहरा है, वो लगातार 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतते रहे हैं, उनका नीचे तक कांटेक्ट है और कहीं ना कहीं जो धर्मशाला में विकास हुआ है उसका श्रेय भी उनको लगातार मिलता रहा है। और इसके साथ साथ पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में आज आए हैं, उनसे उन्होंने लगातार संपर्क बना रखा है और नीचे तक वो 2-2, 3-3, 4-4 बार जो है वो अपना विषय, अपने लोगों से मिलना और अपना विषय को रख चुके हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की योजना कर रही है तो आदरणीय पवन काजल जी इस चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। और पवन काजल जी का जो क्षेत्र है वो कांगड़ा जो क्षेत्र है वो धर्मशाला से लगता हुआ क्षेत्र है। 2019 के बाई इलेक्शन में पवन काजल जी कांग्रेस में थे। आज एक जनप्रिय नेता होने के कारण पवन काजल जी के पास धर्मशाला के जो इस क्षेत्र का जो मैं ये कह सकता हूं कि जो धर्मशाला से गग्गल के साथ जो लगता हुआ क्षेत्र है उसके लोगों की सीधी एक्सेस जो है वो अलग अलग कामों के लिए पवन जी के पास है। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और पिछले 2 इलेक्शंस का अगर हम सर्वे करें तो बूथ नंबर 74 से लेकर 87 जो योल के साथ से लगते हुए बूथ हैं और धर्मशाला में चामुंडा जी जो 87 पोलिंग बूथ के आसपास जो आता है, वहां जहां राकेश जी के घर हैं वहां से लगातार पिछले 2 चुनावों में राकेश चौधरी जो है वो पीछे आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन 10 पोलिंग बूथों पर राकेश चौधरी का पीछे जाना, जिन पोलिंग बूथ पर राकेश चौधरी मजबूत स्थिति में थे वहां जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं उनका भी एक्सेस होना और कहीं ना कहीं एक पॉपुलर चेहरा जो है वो प्रदेश की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर जो है वो उनके साथ होना और साथ ही साथ मोदी जी के नाम पर जो लोकसभा का चुनाव भी साथ में है, विधानसभा का चुनाव भी साथ में है, उन परिस्थितियों में जो चुनाव होना है इसमें अगर आप कम्युनिटी वाइज जाएंगे, हालांकि मैं इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि कम्युनिटी के ऊपर हम चर्चा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 30-40 सालों में धर्मशाला में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सेस गांव-गांव तक हुआ उसमें एक वर्ग विशेष का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो लगातार कांगड़ा से लेकर चंबा तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होता रहा है। आदरणीय त्रिलोक कपूर जी चुनाव लड़े हैं, आदरणीय विक्रम जरयाल जी चुनाव लड़े हैं, आदरणीय हंसराज जी भी उसी समुदाय से आसपास रहते हैं। तो कुल मिलाके उन सब लोगों का जो एक आदरणीय किशन कपूर जी देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद थे, वो हमारे नॉमिनेशन के मंच पर थे। तो कुल मिलाकर धर्मशाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतने वाली है, लेकिन मेहनत हम कर रहे हैं। आदरणीय सुधीर शर्मा जी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। हम मार्जिन बहुत बड़ा करना चाहते हैं और 6 की 6 सीटें और 4 की 4 अगर हम जीतते हैं तो हिमाचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेंज
जो विकास का जो जी। एक गंगा है वो 4 जून के बाद आएगी, वैसा हमारा ध्येय भी है, उसमें हम लगे भी। लाहौल स्पीति पे भी बात कर लें। डॉक्टर हाँ, रामलाल लाहौल मार्कंडे स्पीति 4 वाला चुनावों जैसे से आपके आदरणीय उदय साथ भाई हैं। जी, जी। उदय जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि हम अपने शिक्षा के समय में उदय जी के जूनियर थे, और शायद उदय जी या तो डॉक्टर मार्कंडे के समकक्ष होंगे या उनसे जूनियर होंगे, मतलब वो साथ-साथ ही उस दौरान होंगे। तो उस दौरान डॉक्टर मार्कंडे राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है उसके साथ वो होते थे, वहां से वो नेता थे। हालांकि बाद में वो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, बहुत भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया, 2 बार उनको मंत्री बनाया, 4 बार वो विधायक बने, और एक प्रदेश के नेता के रूप में डॉक्टर मार्कंडे को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनका सम्मान करती आई है। लेकिन लाहौल स्पीति की स्थितियां बदली हैं। रवि ठाकुर के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अभी जुड़े हैं वो कैंडिडेट हैं, और भारतीय जनता पार्टी लाहौल स्पीति में जितना कैडर है, जिन व्यक्तियों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जो प्रदेश के दायित्वों पर रहे हैं, एक उदाहरण मैं जवाहरलाल शर्मा का देना चाहता हूं कि जवाहरलाल शर्मा एसटी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल शर्मा वहां कंधे से कंधा मिलाकर रवि ठाकुर के साथ चल रहे हैं। बाकी जो पिछले सारे मंडल अध्यक्ष हैं वो रवि ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि उमेश जी, लाहौल स्पीति में भी आपके युवराज मंडलों बहुत के जो वहां बड़े से चुनाव लड़े हैं पदाधिकारी वो भी कंधे मार्कंडे से के कंधा साथ चल मिलाकर रहे चल हैं रहे हैं, तो कहीं ना और कहीं हम जीतने की त्यागपत्र दे स्थिति चुके में है हैं वहां पर भी। बड़े स्तर पे। अब मंडलों के जी, पदाधिकारी आपके इस्तीफे देके मार्कंडे जी के साथ चल रहे हैं वहां पे। मैं जितने व्यक्तिगत में मैंने बात वही कही है कि व्यक्तिगत मैं युवराज गौर जी का जो उदाहरण दे रहा हूं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है एसटी मोर्चा के, वो साथ चल रहे हैं। एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लंबा समय जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमारे साथ भी काम किया, जवाहरलाल शर्मा उदयपुर के रहने वाले हैं वो। तो कुल मिला के वो भी लगातार उनके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ऐसे कई लोगों को और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां भी एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए भी हम वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और मैं तो ये कहता हूँ कि 6 के 6 अमित जी, विधानसभा क्षेत्रों में हम जीत रहे हैं। उमेश जी का कहना है कि दोनों जगह जो बागी खड़े हैं भाजपा के, उसका लाभ भाजपा को ही होने वाला है। आप कितने सहमत हैं इससे? क्योंकि दोनों बड़ी सीटें हैं, पूर्व मंत्री दोनों में लड़ रहे हैं और टिकट बदले गए, अदला बदली हुई है, और जो निर्दलीय खड़े हैं वो पूर्व भाजपा प्रत्याशी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धर्मशाला से बात करना चाहूँगा। उमेश जी की एक बात को मेरे को याद आ गया कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रभारी जो हैं वो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, और उनको हमने साथ लगती पंचायतें हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। अभी अभी ताज़ा 5 साल के बाद उनको ताज़ा जो जख्म है लोकसभा वाला सुधीर जी ने जो दिया था, वो उनको याद आया होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभारी के रूप में धर्मशाला में बैठे हैं। वो कितनी मदद करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो तो जब वो दर्द उनको झलकेगा वो बता देंगे। रही बात राकेश चौधरी जी की, मैं ये बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके चैनल के द्वारा कि विशाल नहरिया जी को बाई इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया जाता है भाजपा के द्वारा, और 2022 का चुनाव विशाल नहरिया को हटा के राकेश चौधरी को टिकट देना कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी बनी होगी बीजेपी की, कि उनको लगता होगा कि राकेश चौधरी आने वाले समय में बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं। हमारे पास ओबीसी का एक बहुत बड़ा, जब हमारे आपके पवन काजल जी अभी तक कांग्रेस में थे तो उनको लिया गया और उनको विधानसभा का टिकट भी थमाया गया। राकेश चौधरी कहीं ना कहीं भाजपा के 4 साल 5 साल उन्होंने काम किया, उनकी रग रग को भी जानते हैं। और रही बात हमारी जो कैंडिडेट हैं देवेंद्र जग्गी जी, आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने पंचायती राज से अपना सफर शुरू किया, और सुधीर जी को कहीं ना कहीं जब वो 2012 में पहली बार चुनाव लड़ने आए तो उनके साथ में काम किया, 2017 में साथ में काम किया, मेयर का चुनाव लड़ा, डिप्टी मेयर भी बने। तो कहीं ना कहीं उनका एक लंबा अनुभव जो है धर्मशाला की जनता के सामने उनका अपनी बात रखने का मौका मिला है, और वो अपनी बात भी रखेंगे। और धर्मशाला की जनता बहुत ही समझदार है, इसलिए वो अपने चयन क्या करेंगे वो आपके सामने आएगा। 4 तारीख को
4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं दांतों के तले उंगलियां ना चबाना पड़े, ऐसा भाजपा को देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर बात करूं लाहौल स्पीति की, डॉक्टर साहब, तो लाहौल स्पीति में मार्कंडेय जी बहुत बड़े नेता थे, हमारे पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारी भी रहे, परंतु उन्होंने भाजपा में जब ज्वाइनिंग करी और उसके बाद वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपना अंदर आत्मा उन्होंने भाजपा में समर्पित कर दिया। तो लाहौल स्पीति के जो लोग हैं, जनता है, चाहे वोटर वहां पे कम है, परंतु एक एक वोटर जो है वो बहुत समझदार है। कई ऐसे बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो इस्तीफा दे के मार्कंडेय जी के साथ डटे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या मजबूरी रही, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 दिन पहले उदय जी का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो भाजपा के बहुत ही पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष, कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कौल जी रहे, जो धर्मशाला से संबंध रखते हैं। हो सकता है उन्होंने कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष थे तब, तो उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया होगा। जब उनकी बात मैंने सुनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे आरएसएस का कार्यकर्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो, सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन 6 बागियों को लेने के बाद जो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है, वो भाजपा के लिए सुखद नहीं है। और उसी का कारण जो है, लोकसभा में हमारी जो सीटें जो हम चुनाव विचारों के लड़ रहे हैं, जो आज 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जो चारों में हम चुनाव जीतेंगे, ये आपको मैं स्पष्ट करवाता हूँ। 6 की 6 जो बागी हैं, वो इनकी क्या मजबूरी रही भाजपा को कि उनको ही टिकट देना पड़ा जो बागी थे? क्या इनको उसको छोड़िए अमित जी, हम सिर्फ इन 2 निर्दलियों के कारण जो समीकरण बिगड़ रहे हैं, क्योंकि एक लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में डेंट डालेंगे, क्योंकि अनुराधा राणा जो है वो रवि ठाकुर की ही सियासी छत्र छाया में पली बड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो महिला है, नया चेहरा है, वो कितना वो बुना पाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि जो 1500 रुपए उस घाटी में लाहौल स्पीति में महिलाओं के खातों में जा चुके हैं, एक महिला वोटर एक तरफ चलेगा, ये एक बड़ी उम्मीद है उनकी। देखिए डॉक्टर साहब, लेकिन कांग्रेस के लोग भी छिटके हैं रवि के साथ, वैसे धर्मशाला में सैकड़ों लोग सुधीर शर्मा के साथ छिटके हैं। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए कांग्रेस का पदाधिकारी तो कोई नहीं छिटका है। हाँ, व्यक्तिगत होते हैं जो किसी पदाधिकारी के साथ या किसी नेता के साथ जुड़े होते हैं, वो हमेशा छिड़कते हैं, वो चाहे ए पार्टी हो चाहे बी पार्टी हो। मैंने अनुराधा जी के साथ पंचायती राज में जब वो चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद में, तो मैं प्रभारी था वहां पे, तो मैंने उनके साथ काम किया। बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कर्मशील और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। और रवि जी की साथ उन्होंने काम किया, और जिला परिषद की वो चेयरपर्सन भी है मौजूदा में, तो बहुत ही अनुभवी हैं। और रही बात, आपने जो बिल्कुल सही कही कि 1500 जो मुख्यमंत्री जी ने, देखिए मुख्यमंत्री जी का एक 15 महीने का जो कार्यकाल है, चाहे लाहौल स्पीति की जनता हो चाहे धर्मशाला की जनता हो, उन्होंने देखा है, उनको कार्यप्रणाली को बहुत भली भांति जानते हैं। तो लाहौल स्पीति की जो जनता है, वो रवि जी को नकारते हुए अनुराधा के ऊपर विश्वास जताएंगे, क्योंकि महिला, ये आपको मैं स्पष्ट कराता हूँ। रही बात इंडिपेंडेंट की, जो हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इंडिपेंडेंट हम इंडिपेंडेंट जो बिगाड़ेगा खेल, वो बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है अपने कैडर के ऊपर चुनाव लड़ रही है, अपने कैडर के साथ खड़ी है, और जग्गी जी और अनुराधा जी को टिकट देने से ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी ने चाहे टिकट देने में विलंब जरूर किया हो, चलिए मैं कैडर को टिकट दिया, ये सबसे बड़ा मैसेज जो है कैडर को दिया। जी मैं उदयवीर जी के पास जाऊंगा। उदयवीर जी, एक बड़ी बात कही अमित जी ने कि काडर जो गड़बड़ाया है वो भाजपा के अंदर गड़बड़ाया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लोगों को शामिल करके सीधा चेहरा उतार दिया। जिन जवाहर जी की बात की, युवराज बोस जी की बात की, युवराज बोस जी भी हमारे पुराने मित्र हैं, ठीक है, वो एक बार उन्होंने चुनाव टिकट मिला था, लड़ा था, और उनकी भी जमानत जब्त करवाई गई मार्कंडेय जी द्वारा। कहीं ना कहीं ये दोनों टिकटार्थी हैं। लेकिन अब अचानक रवि ठाकुर को जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट भी लड़ लिए थे, उनका भी थोड़ा सा अलग है, हालांकि वो कांग्रेस की फैमिली से लता ठाकुर जी के बेटे हैं। वो एक काडर जो गड़बड़ाया है वो भाजपा के अंदर गड़बड़ाया, ये एक बड़ी बात कही उन्होंने। कांग्रेस ने अपने काडर के लोगों को ही टिकट दिया है। और एक पीछे आपको याद होगा एमसी चुनाव जो हुए हैं धर्मशाला के, उसमें देवेंद्र जग्गी ने एक बड़ा खेमा तैयार किया था और सुधीर शर्मा के पोस्टर बैनरों से गायब कर दिए थे।
बिल्कुल सही। और जिन पार्षदों का चुनाव जिन और लोगों ने लड़ा, जिन्होंने लगाए थे वो हार गए, और जिन्होंने सुधीर शर्मा का पोस्टर हटा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का लगाया था वो जीत गए। ये भी हुआ था धर्मशाला। जी जी डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है कि कैडर तो बीजेपी का जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब एक बात आती है कि जिस तरह से लाहौल का जिक्र आया, वहां पर एक नाम आया जो एबीवीपी के थे, मैं चाहूंगा उमेश, क्या नाम? जवाहर हाँ, जवाहर। बिल्कुल, जवाहर जैसा जो लड़का था उसकी बलि भी वहां पे हुई। ठीक है, वो युवराज निश्चित बोध रूप जो नेशनल स्तर पे एसटी मोर्चा में पदाधिकारी हैं, उनकी भी बलि हुई। मैं वही बोल रहा हूँ सर, सिलसिलेवार धर्मशाला में तो खुद इसके लिए आरी तो उमेश के गले पे भी चली है, क्योंकि उमेश का सबसे पहले नाम धर्मशाला से आया था, और उमेश के मुंह से खुद निकला कि मैं जानता हूँ धर्मशाला को, वाकिफ हूँ। है जी, इनको तो टिकट मिल गया था। वही बात है ना सर, जब अपनों की बारी आती है, बिल्कुल बीजेपी को ये आदत हो चुकी है, ये आदी हो चुके हैं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कि अपने लोगों की बलि लो और दूसरों को उसका प्रसाद दे दो। तो ये कंधे से कंधा मिलाने की बात से ज्यादा ये है कि किसको कंधा देना है, और वो कंधा सियासत की अंतिम यात्रा वाला। क्योंकि जिन लोगों ने उम्रें लगा दी, उन लोगों की तो बीजेपी के जो नेता है उन लोगों ने परवाह नहीं की। एक फैसला दिल्ली से होता है और ये नहीं देखा जाता कि पहाड़ों में कहां पर कहां कितनी दरारें जो हैं वो अपने कैडर में आ रही है। तो जब ऐसी चीजें हैं तो बीजेपी, मान लेता हूं कि बीजेपी को एक नेशनल लेवल पे ये मैसेज देना था कि अगर कोई हमारी वजह से अपना बलिदान देता है तो हम भी उनके लिए अपने लोगों का बलिदान देते हैं। देखिए, इन 6 बागियों में एक भी किसी बड़े जो कांग्रेस का, जो बीजेपी का कोई बड़ा नेता है उसकी बलि नहीं हुई है। बलि हुई है तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी, बलि हुई है तो उस थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप की जो अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के हटने के इंतजार में था कि उनका नंबर आएगा। अब आप धर्मशाला ही ले लीजिए, कम से कम अगले 25 सालों के लिए अगर सुधीर इस बार जीत जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का कैडर जो है या बीजेपी की जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो खत्म है। और जो मैं ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सर, ये मेरी कोई अपनी नहीं है, ये खुद भाजपा के कैडर के जो मजबूत कद्दावर नेता है। मैं देखता हूँ कि जो मेरे साथ पढ़ते थे वो एबीवीपी से फिर या तो आरएसएस में चले गए, भाजयुमो में चले गए, कुछ की तो भाजयुमो में ही बड़ी हो गई। वो तो मेन जो बेसिक है, जो मूल है भाजपा, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। तो इन सारी परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है वो अब हो चुका है, और जिनकी जो एक आंच चाहिए सियासत की रोटी पकाने के लिए, यानी कि जो दूसरे हैं कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो छोड़िए, जो दूसरी नेता भी हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का जो एक जो कलमी वो आ गया वो यहाँ पर लगे। लेकिन कोशिश जो है वो बीजेपी जरूर कर रही है, आला लीडरशिप जरूर ये कोशिश कर रही है कि ये जो हमने कलम लगाई है ये कामयाब हो जाए। अब नीचे खाद पानी कितना जाता है, ये कितना लोग ये डालते हैं, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। और मौसम का भी बड़ा प्रभाव होता है किसी भी पौधे को उगने में और उसमें चलने में। उसको धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, वो जनता देगी, धूप और हवा जनता देगी, खाद तो ये देगी। जनता देगी, जनता बिल्कुल बिल्कुल जनता तो ठीक है सब, बट घुटन का माहौल तो खुद बना हुआ है हर तरफ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 2 उपचुनाव जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। मुकाबला तिकोना हो गया धर्मशाला और लाहौल स्पीति में, क्योंकि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी उनको टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय तौर पे खड़े हो गए हैं, उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। हालांकि उमेश जी का कहना था कि राजनीति में संभावना बनी रहती है, कल तक शायद पर्चे वापस होने की भी संभावना बनी, लेकिन ये दोनों नेता डंके की चोट पे कह चुके हैं कि हम बिल्कुल भी वापस नहीं हटेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और डॉक्टर रामलाल मारकंडे का तो ये भी आरोप है कि मेरे को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये कहता रहा कि टिकट में बदलाव किया जा रहा है, पुनर्विचार हो रहा है, तो आप थमे रहिए। वहीं उनको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी सहारा था, उन्होंने भी कहा कि नहीं आप रुकिए, आपको हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन नहीं मिला उनको। राकेश चौधरी
ओबीसी के बूते पे हैं, डॉक्टर रामलाल मार्कंडा अपनी लंबी सियासत के बूते पे चुनाव में उतरे हैं। अब ये दोनों किसका खुद जीतते हैं या किसी को हरवाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आने वाले समय में भाजपा का काडर इन दोनों जगह क्योंकि मिक्सअप हो गया है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो भी नाराज है और काडर भी घुटन महसूस कर रहा है और हो सकता है कि इसका कोई नेगेटिव असर चुनावों में देखने को मिले। लेकिन एक बात तो है कि दोनों दोनों जगह पे ये टिकट लेट हुए हैं, धर्मशाला और लाहौल स्पीति के, और भाजपा प्रचार में आगे रही है। अब उस सीमा को कांग्रेस के प्रत्याशी कितने लांघ पाते हैं और लंगड़ी कितनी लगा पाते हैं, ये निर्दलीय दोनों, इस पे इसके नतीजे दोनों चुनावों के निर्भर करेंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।